Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cell Sense. Today we will be studying about another interesting topic, which is mechanism of breathing. This is the topic जो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं और इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है. सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आगे बढ़ने से पहले हमें एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, विच इज क्या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एक ही टर्म है या इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है. एनसीईआरटी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को स्टार्टिंग में एक ही बात कह रही है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एक ही बात होती है. सांस लेना इनहेलेशन एंड सांस छोड़ना एक्सहेलेशन. बट लेटर इन द सेम चैप्टर एनसीईआरटी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और वो एक्सप्लेन कर रही है कि ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. जब आप सांस को लेते हैं और आप सांस छोड़ते हैं उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं. वेयर एज रेस्पिरेशन क्या है? जब आप एनर्जी बनाते हैं. कैसे एनर्जी बनाएंगे? आप खाना खाते हैं, उससे आपको ग्लूकोज मिलता है. आप सांस लेते हैं, उससे आपको ऑक्सीजन मिलती है. जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म एटीपी विच इज एनर्जी, जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड वी हैव अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड CO2 जिसको हम एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, आई होप द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज क्लियर. ब्रीदिंग क्या है? सिंपली सांस लेना और सांस छोड़ना. जब हम सांस लेते हैं तो हम O2 रिच एयर अंदर ले रहे हैं. जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 रिच एयर बाहर छोड़ रहे हैं टू द एनवायरनमेंट. जबकि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप एक्चुअल में ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबाइन करती है उसका यूज कर रहे हैं. किसके लिए? कि आपको एनर्जी मिल सके ताकि आप डेली अपनी बॉडी के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हें कर सकें. I hope it is clear. Now we will be moving to our main topic, which is mechanism of breathing. Mechanism of breathing पढ़ने से पहले आपको कुछ terms clear होनी चाहिए. अब suppose we have a human being here. ओके अब हमारी बॉडी में जो ये रीजन होता है फ्रॉम चेस्ट टू एब्डोमेन, दिस रीजन इज नोन एज सीलोम या हम इसको बॉडी कैविटी भी कहते हैं. ये कैसी है? ये एक ड्रम की तरह या एक सिलेंडर की तरह कैविटी होती है. नाउ हमारी कैविटी डिवाइडेड होती है बाय अ मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है डायफ्राम. डायफ्राम क्या करता है? वो इस सिलेंडर को दो पार्ट्स में बांट रहा है, जिसमें अपर पोर्शन इज नोन एज thoracic chamber and lower portion is known as abdominal cavity. ओके तो अब यहां से आप सबको ये क्लियर हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो एक सिलेंडर की तरह है जिसे हम सीलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं. उस सिलेंडर को दो हिस्सों में बांट रहा है. एक मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज डायफ्राम, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज thoracic chamber, और जो नीचे वाला कैविटी है दैट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी. और ये चैम्बर्स अंदर से खाली होते हैं. नाउ we have to deal with thoracic chamber in order to study what
इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अगर मैं थोरैसिक चैम्बर को मैग्नीफाई कर कर बनाऊं, सपोज दिस इज योर थोरैसिक चैम्बर। हमने अभी क्या पढ़ा, थोरैसिक चैम्बर के बेस पर क्या होता है, थोरैसिक चैम्बर के बेस पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, इट्स नेम इज डायफ्राम। एंड सबने अगर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा या तो सुना होगा, तब आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ पर फ्रंट में एक टी शेप्ड बोन होती है विच इज नोन एज स्टर्नम। एंड स्टर्नम के बैक साइड में वी हैव अ वर्टिब्रल कॉलम, जो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना है। वर्टिब्रल कॉलम को हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम को अटैच करती हैं कुछ सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिब्स। ओके, तो थोरैसिक चैम्बर में आपको क्या क्या दिख रहा है, थोरैसिक चैम्बर में आपको बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। वन इज डायफ्राम, वन इज स्टर्नम, वन आर रिब्स एंड वन इज वर्टिब्रल कॉलम। ऑब्वियसली द थोरैसिक चैम्बर इज ऑल्सो हैविंग लंग्स। लंग्स भी तो यहीं पर होंगे जहां पर एक्चुअल एयर एक्सचेंज हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले अगेन यू शुड बी अवेयर अबाउट सम डायरेक्शंस। फर्स्ट इज जहां पर स्टर्नम पाई जाती है उस रीजन ऑफ बॉडी को, या आप ऐसे कह सकते हैं जहां पर हार्ट पाया जाता है, उस डायरेक्शन को कहते हैं वेंट्रल पोजीशन या डायरेक्शन। तो वेंट्रल के पीछे जहां पर वर्टिब्रल कॉलम है, दैट इज व्हाट, दैट इज डोर्सल। हमारे जो हेड वाली साइड है दैट इज एंटीरियर एंड लेग वाली साइड इज पोस्टीरियर। आई होप दिस 4 पोजीशंस आर क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ मूविंग टू, अगर हमें सम अप करना है कि थोरैसिक चैम्बर किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो थोरैसिक चैम्बर में क्या क्या आया, थोरैसिक चैम्बर हैज स्टर्नम ventrally, okay, vertebral column dorsally, ribs laterally sides में, and you have diaphragm on the lower side. अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है वो एक एयर टाइट कैविटी है, वहां से कोई भी एयर कभी भी लूज या लीक नहीं होती। फिर द क्वेश्चन अराइजेस कि रिब्स के बीच में ये जो स्पेस है, यहां से एयर कैन लीक, नो। यहां पर भी स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं एंड दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। आई होप यू आर क्लियर कि थोरैसिक चैम्बर में क्या क्या होता है। सबसे पहले थोरैसिक चैम्बर में क्या होगा, ऑब्वियसली लंग्स होंगे। देन वेंट्रली क्या मिलता है, वेंट्रली आपको मिलती है एक टी शेप्ड बोन स्टर्नम। डोर्सली आपको क्या मिलता है, डोर्सली आपको मिलता है वर्टिब्रल कॉलम, जो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना है। लेटरली साइड्स में आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है रिब्स, और रिब्स के बीच में स्पेस खाली ना रहे इसलिए वी हैव इंटरकोस्टल मसल्स। एंड लोअर साइड पर या पोस्टीरियरली आपको क्या मिलता है, एक मस्कुलर डायफ्राम मिलता है। ओके, नाउ अब हमें सबको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर एरिया। तो अगर हम सबसे पहले इनहेलेशन की बात करें, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टू टर्म्स वेयर इनहेलेशन मीन्स सांस अंदर लेना, टू टेक इन एयर, और वो एयर कैसी होगी, वो एयर होगी
ऑक्सीजन रिच एयर। एक्सेलेशन क्या होता है? एक्सेलेशन होता है टू टेक आउट एयर। जो हमारी बॉडी में CO2 रिच एयर है उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सेलेशन कहते हैं। तो अगर हमें एयर को अंदर लेना है, आपके अंदर एयर कब जाएगी? एयर हमारे बॉडी में तभी जाएगी जब अंदर एयर प्रेशर कम होगा और बाहर का एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर का हाई होगा। तब क्या होगा? द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया विच इज एटमॉस्फेयर टू अ लो प्रेशर एरिया विच इज आवर बॉडी। तो अगर हम सबसे पहले इंस्पिरेशन की बात करें, इंस्पिरेशन इज द सेम टर्म एज इनहेलेशन। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन का एक ही मीनिंग होता है। सबसे पहले क्या होगा? अगर आपको एयर अंदर खींचनी है तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। अंदर का प्रेशर हम कैसे कम करेंगे? अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें। अगर ये थोरेसिक चैम्बर की अभी इतनी वॉल्यूम है, अगर मैं इस वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं, दिस इज द वॉल्यूम 1, दिस इज वॉल्यूम 2। यहां पर जितनी एयर भरी हुई थी, यहां पर जो एयर भरी हुई थी, अगर मैं इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं, एयर तो अंदर उतनी रहेगी, वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? एयर का जो प्रेशर है वो क्या होगा? एयर प्रेशर विल डिक्रीज। वाई एयर प्रेशर विल डिक्रीज? क्योंकि एयर तो अंदर जितनी थी उतनी है, हमने क्या किया है? थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? एयर का प्रेशर अंदर कम हो जाएगा, बाहर का एयर प्रेशर हाई है तो एयर विल रश इनसाइड। अब हमें समझना क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में? हमें यह समझना है कि हम थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को कैसे बढ़ा सकते हैं या हमारी बॉडी कैसे उसको बढ़ाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है? द फर्स्ट स्टेप इज, जो डायफ्राम है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब द डायफ्राम विल बी फ्लैटेंड, फ्लैट हो जाएगा। पहले वो एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर था, अब वो क्या होगा? फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, साथ साथ में क्या होगा? जो हमने रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स पढ़ी थी, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हम इसे एक डायग्राम की मदद से भी समझेंगे जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? जो वर्टिकल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज वर्टिकल वॉल्यूम? थोरेसिक चैम्बर की यहां पर डायफ्राम है, अब ये डायफ्राम अगर फ्लैट हो गया तो ये वाली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हम और भी क्या बोल सकते हैं? हमने कहा था हेड को एंटीरियर पोर्शन कहते हैं एंड टोज को पोस्टीरियर कहते हैं। सो व्हाट else we can write? Anterior posterior axis will increase। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहां प्रेजेंट थी? दे वर प्रेजेंट इन रिब्स विच वाज कनेक्टिंग व्हाट? स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिब्स और स्टर्नम क्या होंगे? दे विल बी लिफ्टेड अपवर्ड्स। अगर आप अभी ये लेक्चर सुनते सुनते ब्रीदिंग करेंगे और फील करेंगे, तब आपको क्या फील होगा? जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब आपकी बॉडी बाहर की तरफ रेज्ड आउट होती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी वापस से रिलैक्स्ड स्टेट में चली जाती है। हम बस वही पढ़ रहे हैं कि जब हमने इनहेलेशन करना है, हमारी बॉडी थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ा देती है जिससे अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है एंड द एयर रशेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनसाइड। जैसे ही रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होंगे, इससे कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा? द वॉल्यूम इन dorsoventral axis will increase। Why dorsoventral axis? This is thoracic chamber। यहां पर sternum था, यहां पर vertebral column था, और ribs कैसे अटैच थे? ऐसे अटैच थे। ठीक है, तो जब रिब्स बाहर की तरफ आएंगे, स्टर्नम बाहर की तरफ आएगा, तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा? विच वॉल्यूम विल इंक्रीज? दिस dorsoventral volume will increase। okay, now next is what? वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए, अल्टीमेटली इन दोनों से क्या हुआ? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया।
थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो थोरेसिक प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो लंग्स होंगे दे विल एक्सपैंड, लंग्स बाहर की तरफ आ जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, पल्मनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अब सारी जगह का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगेन जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है विच इज नोन एज इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सब प्रेशर्स डिक्रीज हो गए, अंदर एयर प्रेशर कम हो गया। सम अप करेंगे तो फाइनली क्या होगा, जो एयर होगा इट मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स। आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इनहेलेशन समझ में आ गया। नहीं आया तो आप एक बार फिर से इन स्टेप्स को सुनिए, पढ़िए, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब NCERT is talking about a term called negative pressure breathing. नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों कहते हैं हम इनहेलेशन को, बहुत इजी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लंग्स के जो एयर प्रेशर है उसको हम क्या कर रहे हैं, लंग्स के एयर प्रेशर को वी आर रिड्यूसिंग। और कैसे रिड्यूस कर रहे हैं आप, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा के, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एयर कहां से कहां भागती है, एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब आपने लंग्स के प्रेशर को कम कर दिया वॉल्यूम बढ़ाकर, तो क्या हुआ, जो लंग्स का प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। That's why this breathing is known as negative प्रेशर ब्रीदिंग। अगर हमें इनहेलेशन के प्रोसेस को सम अप करना है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल डायग्राम से समझा रही हूँ। एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझने के बाद अगर आप वो डायग्राम समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि ये हमारा अगर थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर के बेस पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है डायफ्राम। स्टार्टिंग में वो डोम शेप्ड होता है, बट अल्टीमेटली जब इंस्पिरेशन करना होता है, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ानी होती है, तो वो डोम शेप से कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने से क्या होता है, जो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो स्टर्नम टी शेप्ड बोन है और वर्टिब्रल कॉलम विच आर अटैच्ड विद रिब्स, इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। ये मसल्स एक्सपैंड करेंगी, सॉरी दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आते हैं, जिससे डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज होने से यहाँ पर जो लंग्स पाए जाते हैं वो लंग्स क्या होंगे, द लंग्स विल एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड करेंगे। लंग्स के एक्सपैंड करने से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, एंड फाइनली द एयर विल रश फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, which is O2 rich air. I hope inspiration is clear. Now, if inspiration is clear, then expiration is exactly the opposite of what is happening in इंस्पिरेशन। एक्सपायरेशन या एक्सलेशन एक ही बात है कि हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब क्या प्रोसेस होता है। अब हमें सांस बाहर एक्सेल करना है, तो हमारे अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू आउटसाइड एयर प्रेशर। तभी तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, मतलब हमारी बॉडी से बाहर जाएगी, विच इज टू द एटमोस्फेयर। तो अभी जो सब हुआ वो वापस से रिवर्स हो जाएगा। क्या क्या होगा, सबसे पहले जो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रिलैक्स हो जाएंगे। डायफ्राम जो फ्लैट हुआ था वो वापस से डोम शेप्ड हो जाएगा। इन दोनों की वजह से क्या होगा,
जो थोरैक्स है उसका ओरिजिनल पोजीशन रीगेन हो जाएगा, इससे जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम कम होने से अल्टीमेटली पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, एंड पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, हमारे अंदर का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द आउटसाइड एयर प्रेशर, एंड एयर विल मूव आउट. And which is this air? This air is CO2 rich air. ठीक है. Expiration is exactly the opposite of इंस्पायरेशन. अगर हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझें तो हमने अभी क्या समझा था कि अभी जो थोरैसिक चैम्बर की पोजीशन है वो कैसी है, डायफ्राम फ्लैट है, रिब्स बाहर की तरफ रेज्ड हैं, ओके, एंड लंग्स एक्सपेंडेड है. बट एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम है वो वापस से डोम शेप्ड हो जाएगा, जिससे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. जो रिब्स और स्टर्नम है वो इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स होने से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएंगे, जिससे डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड जो लंग्स एक्सपैंड हुए थे वो भी वापस से रिलैक्स हो जाएंगे. इन सब से क्या होगा, जो ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम का, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया. वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू द एटमोस्फियर. नाउ द एयर विल रश आउटसाइड to the atmosphere. Okay, this is it for mechanism of breathing. I hope आपको mechanism of breathing समझ में आया होगा. Still अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.